अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। स्पेशली खोज इंडिया की दास्तान सीरीज़ में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। दास्तान को आप पसंद कर रहे हैं, हमें बेहद खुशी हो रही है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त, एक निवेदन जो आपसे बार बार करता हूँ, कई बार करता हूँ, अक्सर करता हूँ, आज फिर करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे एपिसोड आपको पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने ख़यालात का इजहार यानी कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारी ताकत हैं, आपके मशवरे हमारी ताकत हैं। आप जो मशवरा देते हैं हम कोशिश करते हैं उस पर चलने की। चलिए बढ़ते हैं दास्तान में। हम इसके पहले आपके सामने 3 एपिसोड पेश कर चुके हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक और ज़रूरी बात, अभी तक हम दास्तान का प्रोग्राम इतवार के दिन यानी संडे को शाम को पेश करते थे, लेकिन अब आने वाले हफ्ते से इसके वक्त में थोड़ी सी तरमीम की गई है, बदलाव किया गया है। अब दास्तान आप शनिचर को देख पाएंगे शाम के वक्त। जिस वक्त आप इतवार को देखते थे उसी वक्त शाम 5 बजे के आसपास दास्तान को आप शनिचर को देख पाएंगे। और खोज इंडिया का जो स्पेशल एपिसोड होता था जिसे आप फ्राइडे को देखते थे, उसके भी टाइम में बदलाव किया गया है। उसे आप अब बुध यानी वेडनेसडे के दिन शाम में देख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दास्तान में। बात फिर गदर की। दास्तान फिर 1857 के गदर की। फिर वही किताब बेगमात के आंसुओं से, ख्वाजा हसन निज़ामी की कलम से। बात दरअसल गदर की है। ये इस तरीके के जंगलात जो आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए, कैमरामैन को कहूँगा, ये परिंदों की जो चहचहाट आती है, आवाज़ आती है इन जंगलों में, आप देखिए। इनका शिकार करने का बड़ा शौक हुआ करता था। शहजादे, अक्सर जो शहजादे थे वो निकल जाते थे गर्मियों के दोपहर इस तरीके के जंगलात में, और हाथ में उनके गुलेल हुआ करती थी। गुलेल जानते हैं आप, जिसमें एक पत्थर का गुल्ला रखकर शिकार किया जाता था, जिसे आज भी गुलेल ही कहा जाता है। आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, शायद ही बहुत कम अब मिलती है, लेकिन पहले हम लोग तो बचपन में वो बनाया करते थे। तो दास्तान हम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली से बाहर जंगल में चंद शहजादे शिकार खेलते फिरते थे और बेपरवाही से छोटी छोटी चिड़ियों, फाख्ताओं को जो दोपहर की धूप से बचने के लिए दरख्तों की हरी भरी टहनियों पर खुदा की याद की तस्बीह पड़ रही थी, गुल्ले मार रहे थे कि सामने से एक गुदड़ी पोश फ़कीर आ निकला। उसने निहायती अदब से शहजादों को सलाम करके अर्ज़ किया कि मियाँ साहबजादो, इन बेज़बान जानवरों को क्यों सताते हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनकी भी जान है, ये भी तुम्हारी तरह दुख और तकलीफ़ की खबर रखते हैं, मगर बेबस हैं और मुंह से कुछ नहीं कह सकते। तुम बादशाह की औलाद हो। बादशाहों को अपने मुल्क में रहने वालों पर मोहब्बत और मेहरबानी करनी चाहिए। ये जानवर भी मुल्क में रहते हैं, इनके साथ भी रहम और इंसाफ बरता जाए तो शान बादशाही और बड़ी हो जाती है। बड़े शहजादे ने, जिसकी उम्र 18 बरस की थी, शर्मा कर गुलेल हाथ से रख दी, मगर छोटे शहजादे, जिनका नाम नसीरुल मुल्क था, बिगड़ कर बोले, जा रे जा, 2 टके का आदमी हमको नसीहत करने निकला है। तू कौन होता है हमको समझाने वाला? शेर और शिकार सब करते हैं, हमने किया तो क्या गलत किया, कौन सा गुनाह किया? फ़कीर बोला, साहिब आलम, नाराज़ ना हो, शिकार ऐसे जानवरों को करना चाहिए कि एक जान जाए तो 10-5 आदमियों को कम से कम पेट तो भर जाए। इन नन्ही मुन्नी चिड़ियों को मारने से क्या नतीजा? 20 मारोगे तब भी एक आदमी का शिकम सैर ना होगा। नसीर मिर्ज़ा फ़कीर की दोबारा बोलने से आग बगूला हो गए। अब भाई हुआ क्या कि बादशाह शहजादे को जवाब, वो भी एक गुदड़ी पोश फ़कीर का, तो भाई आग बगूला होना ही था। उनके अंदर शहजादियत घुस घुस के भरी हुई थी। आग बगूला हो गए। एक गुल्ला उन्होंने गुलेल में रखा और फ़कीर की तरफ निशाना ताना और निशाना लगाया। गुल्ला सीधा निकल कर गुलेल से फ़कीर की टांगों में आकर लगा।
और फकीर बेचारा जो था वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और बेख्तियार रोने लगा और कस के चिल्लाने लगा, हाय रे मेरी टांग तोड़ दी, हाय रे मेरी टांग तोड़ दी। फकीर के गिरते ही शहजादे घोड़े पर सवार होकर किले की तरफ चल निकले और तेजी में घोड़ा दौड़ाते हुए किले जा पहुंचे। और फकीर बेचारा घसीटता हुआ, घिसता हुआ, रेंगता हुआ धीरे धीरे सामने के कब्रिस्तान की तरफ चलने लगा। घसीटता जाता और कहता जाता, वो तख्त क्यों कर आबाद रहेगा जिसके वारिस ऐसे फाक जालिम हैं। लड़के तूने मेरी टांग तोड़ दी, खुदा तेरी भी टांग तोड़े और तुझको भी इस तरह घसीटना नसीब हो। यानी बद्दुआ फकीर लगातार देता रहा। कुछ अरसे के बाद की बात है कि तोपें गरज रही थी, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें हर तरफ आ रही थी, किले में भगदड़ मची हुई थी, जमीन पर चारों तरफ लाशों के ढेर नजर आते थे। शहर दिल्ली वीरान और सुनसान होती जाती थी। लाल किले से फिर वही चंद शहजादे घोड़ों पर सवार और बदहवासी के आलम में भागते हुए नजर आते थे। अब पहाड़गंज की तरफ जाते हुए दिखाई देते थे। दूसरी तरफ 20-25 गोरे सिपाही जो साथ में थे वो धावा करते, इनका पीछा करते चले आते, गोलियां चलाते। कुछ गोलियां सीधे शहजादों के सीने को पार करती, कुछ घोड़ों को लगती। घोड़े समेत मुंह के बल कुछ शहजादे जमीन पर धराशाही होते। ये सिलसिला गोया चल रहा था। इसी में नसीरुल मुल्क भी अपने भाइयों के साथ एक दिन सुबह सुबह लाल किले से निकले, घोड़े पर सवार हुए और पहाड़गंज की तरफ तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए बढ़ने लगे। तभी कुछ गोरे सिपाहियों ने इनका ताक़ुब किया, पीछा किया और इन पर दनादन गोलियों की बरसातें शुरू कर दी। गोलियों से कुछ घोड़े भी छलनी हो गए थे और कुछ शहजादे भी फर्श पर खाक गिरकर खून में तड़पने लगे थे। गोरे जब करीब आए तो देखा कि 2 शहजादे तो उसमें जाँ बहक हो गए थे, मगर एक सांस ले रहा था। एक सिपाही ने जिंदा शहजादे का हाथ पकड़कर उठाया तो मालूम हुआ कि इसके कहीं जख्म नहीं आया, घोड़े के गिरने से मामूली खरोंचे ही आई हैं और दहशत के मारे गशी तारी हो गई है, यानी बेहोश हो गया है। सही सालिम देखकर घोड़े की बागदौड़ शहजादे के हाथ बांध दिए गए और हिरासत में लेकर 2 सिपाहियों के हाथ कैंप में भिजवा दिया गया। कैंप ऊंची पहाड़ियों पर था जहां गोरे के अलावा कालों की भी फौज थी। जब बड़े साहब को मालूम है कि बादशाह का पोता नसीरुल मुल्क है तो बेहद खुश हुआ और हुक्म हुआ कि इसको हिफाजत से रखा जाए। बागियों की फौजें जो थी वो शिकस्त खाकर भागने लगी थी। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। बहादुर शाह हुमायूं को मकबरे में गिरफ्तार हो गए थे। तैमूरी बज़्म का चिराग झिलमिलाकर गुल हो गया था। जंगल शरीफ ज़ादों के बरहना सरों और खुले चेहरों से आबाद होने लगे थे। बाप बच्चों के सामने ज़बा होने लगे थे और माएँ अपनी जवान बेटों को खाक व खून में लौटता देखकर चीखें मार रही थी। इस दारोगीर में पहाड़ी कैंप पर मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क रस्सी से बंधे बैठे थे कि एक पठान सिपाही दौड़ा हुआ आया और कहा, जाइए, मैंने आपकी रिहाई के लिए साहब से इजाज़त हासिल कर ली है, जल्दी भाग जाओ, ऐसा ना हो कि किसी दूसरी बला में फंस जाओ। मिर्ज़ा क्या करते, बेचारे पैदल चलना क्या जाने, इतने नाज से उनकी परवरिश हुई थी। बहरहाल फिर भी हैरान थे कि क्या करें, लेकिन मरता क्या ना करता। पठान का शुक्रिया अदा करके निकले और जंगल की तरफ हो लिए, घने जंगल की तरफ हो लिए, जैसा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इन घने जंगलों की तरफ हो गए। भागते जाते कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता। भागते ऐसा लगता कि ज़बान सूख चुकी है, हाथ में कांटे पड़ चुके हैं और पैर पूरी तरीके से छालों से भरे पड़ गए हैं। बहरहाल एक जगह बैठ गए और बैठकर आसमान की तरफ देखा। देखा दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला उनको नजर आया। देखा तो वो फाख्ता का घोंसला था। वो आराम से अपने अंडों पर बैठी थी। इसकी आज़ादी और आसाइश पर शहजादे को बड़ा रश्क आया और कहने लगे, फाख्ता, मुझसे तो तू लाख दर्जे बेहतर है रे।
कि आराम से अपने घोंसले में बेफिक्र बैठी है। मेरे लिए तो आज ज़मीन और आसमान में कहीं जगह नहीं है। थोड़ी दूर शहजादे को एक बस्ती नज़र आई। हिम्मत करके वहाँ जाने का इरादा किया। अगरचे पाँव के छाले चलने न देते, मगर करते क्या, गिरते पड़ते लड़खड़ाते पहुँचे। उस बस्ती में पहुँचे तो देखते हैं अजीब समा था। एक दरख्त के नीचे सैकड़ों गंवार जमा थे। चबूतरे पर एक 13 साल की मासूम लड़की बैठी थी, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, कान लहू लहान हो रहे थे। और दहकानी जानते हैं आप किसे कहते हैं? दरअसल दहका का मतलब किसान होता है। तो गांव के रहने वाले लोगों को गंवार या दहकानी अक्सर कहा जाता है। दहकान के लफ्ज़ी माने किसान के ही है। तो दहकानी जो गांव के थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जो ही मिर्ज़ा की निगाहें उस बच्ची पर पड़ी और उस बेचारी ने मिर्ज़ा को देखा तो दोनों की चीखें निकल गई। गोया दोनों एक दूसरे को देखकर चीख कर तेज़ आवाज़ से एक दूसरे की तरफ भागे और भागकर एक दूसरे से लिपट गए। दरअसल ये दोनों भाई बहन थे। मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क की ये छोटी बहन अपनी वालदा के साथ रथ पर सवार होकर किला कुतुब की तरफ चली गई थी। मिर्ज़ा को गुमान था कि ये हिफाजत से अपने मकाम पर पहुंच गई होगी और किसी आफत में मुब्तला नहीं हुई होगी, लेकिन वो तो बड़ी आफत में मुब्तला हो चुकी थी। बच्ची का नाम मलका था। मिर्ज़ा ने पूछा, बहन मलका तुम यहाँ कैसे? तो मलका 13 साल की बच्ची रोकर बोली, आका जी दहकानियों ने हमको लूट लिया, नौकरों को मार डाला, अम्मा जान को 2 गांव वाले उठाकर लेकर चले गए और मुझे यहाँ ले आए हैं। मेरी बालियाँ भी इन्होंने नोच ली हैं और मेरे गालों पर बहुत तमाचे मारे हैं। देखिए मेरे गाल किस तरीके से लाल हो गए और मेरे कानों से खून बह रहा है। इतना कहकर लड़की की हिचकी बन गई और फिर कोई लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से ना निकला। बेबस शहजादे ने अपनी गरीब बहन को दिलासा दिया और इन गंवारों से आजिज़ी करने लगा, इनको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। गांव वाले दहकानी बोले, अरे जा रे जा, बेचारा एक गंडासा ऐसा मारेंगे ना अभी दोनों की गर्दन यहीं पर गिर जाएगी और जिस्म तुम्हारे तड़पने लग जाएंगे। इसको हम दूसरे गांव से लाए हैं, ला दाम दे और ले जा। है पैसा तेरे पास? मिर्ज़ा ने कहा, गांव वालों दाम कहाँ से दूं, मैं तो खुद तुमसे रोटी का टुकड़ा मांगने के काबिल हूँ। देखो ज़रा रहम करो, कल तुम हमारी रैयत थे और हम बादशाह कहलाते थे। आज आंखें न फेरो, खुदा किसी का वक्त ना बिगाड़े, अगर हमारे दिन फिर गए तो माला माल कर देंगे। ये सुनकर गंवार गांव वाले दहकानी हंसने लगे। ओहो, आप बादशाह सलामत हो, तब तो हम आपको फिरंगियों के हाथ बेचेंगे और ये छोकरी तो अब हमारे गांव में टहल करेगी, झाड़ू देगी, ढोरों को पानी पिलाएगी, चारा देगी और सर पर गोबर उठाएगी। ये बातें हो ही रही थी कि सामने से अंग्रेजी फौज आ गई। गांव वालों को घेर लिया, 4 चौधरियों को और उन दोनों शहजादों को पकड़ लिया और पकड़कर रवाना हो गए। अब चांदनी चौक का बाजार था। बाजार में फांसियां गड़ी हुई थी, तख्ते सजे हुए थे। लगातार लोगों को पकड़ कर आते और एक गवाही पर फांसियां दे दी जाती। हर रोज़ सैकड़ों आदमी तख्तेदार पर लटकाए जाते, गोलियों से उड़ाए जाते, तलवारों से ज़बा होते। हर तरफ इस खून रेजी से तहलका मचा हुआ था। मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क और इनकी बहन भी बड़े साहब के सामने पेश हुए। साहब ने इन दोनों को 2 साल यानी छोटा देखा, कम उम्र देखा, तो इनको बेकसूर समझा और छोड़ दिया। दोनों निजात पाकर सौदागर के यहाँ नौकर हो गए। लड़की सौदागर के बच्चों को खिलाती और नसीरुल मुल्क बाजार का सौदा लाया करते। चंद रोज़ के बाद दिल्ली में हैज़ा की बीमारी फैली। उसमें शहजादी चल बसी जाँ बहक हो गई और मिर्ज़ा कुछ दिन इधर उधर नौकरियाँ चाकरियाँ करने लगे। आखिर सरकार ने इनकी 5 रुपये माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी और उनका गुज़र इस तरीके से होने लगा। कई साल बीत चुके थे। दिल्ली
कि वही सड़कें जो आज आबाद हैं, जिसे हम मटिया महल कहते हैं, सामने चितली कब्र का रास्ता है, आप जानते हैं, जहाँ पर सारे बड़े बड़े होटल आज भी मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा दिल्ली में रौनक वहीं होती है। उसी सड़क पर सामने चितली कब्र नामी एक बस्ती है, जहाँ मशहूर बुज़ुर्ग मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो वहाँ पर एक फ़कीर, कई साल गुजरने के बाद, लगभग 20 साल हो गए होंगे, एक फ़कीर अक्सर था जिसका चेहरा जो था वो चंगेज़ी नस्ल का था। देखने से ऐसा लगता था कि वाकई ये रुआबदार चेहरा, घनी दाढ़ियाँ, लेकिन वो बेचारा बैठकर घसीटते घसीटते धीरे धीरे इस तरीके से चलता हुआ नज़र आता। उसके गले में एक थैली टंगी होती। दरअसल वो किसी से कोई सवाल नहीं करता, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस रेंगते हुए धीरे 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 घसीटते हुए दिल्ली की सड़कों पर से गुजरता रहता। उसके बाद कुछ लोगों को हालांकि उसके हालात के बारे में पता हुआ था, लेकिन दरियाफ्त करने पर पता चला कि ये बहादुर शाह जफ़र के पोते मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क हैं, जिनका वाक़या अभी हम आपको बयान कर रहे थे। अब सवाल पैदा ये होता है कि नसीरुल मुल्क का सड़क पर घुटनों के बल रेंगना, फ़कीर की वो बद्दुआ याद आती है जब जवानी के आलम में मिर्ज़ा नसीरुल मुल्क ने एक गुलेल में भर के एक गुल्ला फ़कीर के घुटने पर मारा था और फ़कीर लंगड़ा होकर गिर पड़ा था। याद है उसने क्या बद्दुआ दी थी? बस इस वाक़े से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और बहुत सारे जवाब मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले हफ्ते यानी नए टाइम पर, शनिवार शनिचर के दिन शाम को। दास्तान का एपिसोड अब अगले हफ्ते से शनिवार को यानी शनिचर के दिन आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।